हेलो। आवाज आ रही है? ये सर। व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर में पढ़े थे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या? 5 कैपेसिटर होगा या 5 रेसिस्टर होगा, उसका कॉम्बिनेशन। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में होता क्या है, यहाँ तुमसे क्या क्या पूछ सकता है। यहाँ पे या तो आर इक्विवेलेंट पूछ सकता है ए बी के अक्रॉस, ठीक है, या किसी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, जो भी रेसिस्टेंस यहाँ लगे हुए हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, या फिर किस रेसिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे पूछ सकता है। 3 चीज पूछेगा, या तो आर इक्विवेलेंट पूछेगा, ये जो भी सर्किट है इसका आर इक्विवेलेंट बता दो, ठीक है। और नहीं तो दूसरा काम क्या करेगा, इधर बैटरी लगा देगा ए बी के अक्रॉस, और या तो इसके थ्रू करंट या तो इसके थ्रू करंट इधर से, या फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, ये बाकी सारी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ाए थे। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो फिर सॉल्व कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए तुमको चाहिए क्या, किरचॉफ्स लॉ। अगर बैलेंस नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज तो सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे अगर बैटरी है, बैटरी लगाएंगे, इधर से करंट जाएगा, करंट को डिवाइड करेंगे I1 I2, इधर डिवाइड करोगे I3, तो यहाँ जाएगा I1 प्लस सॉरी I2 प्लस I3, और इधर जाएगा I1 माइनस I2, और ये फिर सब मिल के क्या आएगा, यहाँ से नेट करंट I बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना ऐसे, अगर इसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो तुमको कितने अननोन दिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है या 4 है, 4 है। आई भी नहीं पता है तुमको, तो आई तो वैसे आई के लिए डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो ये लिख सकते हो कहां से, फर्स्ट लॉ से, ठीक है। अब देखो इसको अगर I1 आई के लिए काम बन गया तो भी तुमको 1 2 3 अननोन है अभी भी, ठीक है। यानी किरचॉफ्स लॉ से, किरचॉफ्स का जो दूसरा लॉ है लूप लॉ, उसको यूज करके कितना इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 3 और लिखना पड़ेगा, एक हो गया। हाँ I माइनस I3 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जो भी अननोन है, एक एक इक्वेशन ये हो गया, 4 अननोन है यहाँ पे, एक इक्वेशन हो गया, और कितने इक्वेशन चाहिए, 3 और इक्वेशन चाहिए। वो तीनों इक्वेशन कहां से आएगा, किरचॉफ्स लूप लॉ से। वो बाकी का जो 3 इक्वेशन हो कहां से आएगा, किरचॉफ्स लूप लॉ से। तीनों इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक इक्वेशन बाकी का जो 3 इक्वेशन है 4 इक्वेशन हो जाएगा। फिर 4 इक्वेशन सॉल्व करने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर 4 इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब तुमको यहां से प्रॉब्लम पूछेगा ना व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो पक्का वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से पूछेगा। बैलेंस अब क्यों पूछेगा तुमको समझ में आ गया, क्योंकि 4 इक्वेशन को सॉल्व करने में मिनिमम कितने टाइम लगेंगे, कम से कम 5 मिनट, और 5 मिनट किसी सवाल के लिए टाइम होता नहीं है। इसलिए जब भी तुमको सवाल पूछेगा तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से ही पूछेगा। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, R1/R2 का रेशियो बराबर किसके होगा, R3/R4 के। और इसके चलते क्या होता है, ये जो पोटेंशियल है
सी और डी का, VC किसके बराबर हो जाएगा, VD के बराबर। VC को VD के बराबर लिख सकते हो, और जैसे ही VC VD के बराबर होगा यानी इधर से कोई करंट पास नहीं करेगा, R5 से क्या होगा, कोई करंट पास नहीं करेगा, और अगर R5 से कोई करंट पास नहीं कर रहा है तो फिर उसको यहां लगा के रखने का कोई फायदा नहीं है, इसको हटा सकते हो। Therefore R5 can be removed। और R5 को रिमूव कर दोगे, सर्किट बहुत ही सिंपल हो जाएगा। फिर वहां से जो भी पूछे इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, करंट पूछे, वोल्टेज ड्रॉप पूछे, या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछे, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स बहुत ही कम होगा। नंबर ऑफ अननोन कितने बचेगा, ये और इधर अलग से तुमको लिखने का ना जरूरत नहीं है, इधर क्या बचेगा, I1 होगा, इधर कितना होगा, I2 होगा। तो दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि ये इक्वेशन तो रहेगा, तीन इक्वेशन चाहिए, तो ये इक्वेशन एक है पहले से और दो इक्वेशन उधर है। VCD की जगह VBD लिख दो, VBD। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, नहीं है, तो फिर नहीं है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ से। ठीक है, अगर किरचॉफ्स लॉ दिया होगा तो कुछ ऐसा इसमें कंडीशन होगा जिसके चलते नंबर ऑफ इक्वेशंस घट जाएंगे। नंबर ऑफ इक्वेशन अगर दो रहा तो सॉल्व कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो किरचॉफ से जो प्रॉब्लम देगा भी ना, उसमें कुछ ऐसा कंडीशन होगा कि नंबर ऑफ इक्वेशन दो से ज्यादा नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो जो भी हम कंडीशन यूज करेंगे 2/4 और ये 4/2 है। ठीक है ना, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है नहीं, ताकि ये दोनों जीरो हो जाए, ये VCD जीरो हो जाए, और तुम क्या कर दो, उसको रिमूव कर दो। तब पूछता तो सीधे यहाँ जीरो कर देते, अगर ये 2 होता ये 4 होता तो, लेकिन वैसा है नहीं। तो देखो क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, मान लो यहाँ से करंट गया I, इधर डिवाइड करोगे I1 और इधर डिवाइड करोगे I2। ठीक है, अब देखो ये जो 2 ओम है ना, ये जो फिगर है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर। ठीक है, रिवर्स सिमेट्रिक है। ये जो फिगर है इस लाइन के अबाउट क्या है, रिवर्स सिमेट्री है। ठीक है, अगर ये 2 ऊपर रहता 4 नीचे रहता तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर।
2 यहाँ है और इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 4 है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स सिमेट्रिक। इस फिगर में देखो इधर से I1 जा रहा है ना 2 ओम की तरफ, तो इधर से क्या निकलेगा, I1 बाहर निकलेगा। इस 2 ओम में क्या गया है, I1 गया है, तो रिवर्स सिमेट्री के चलते इस 2 ओम से कितना निकलेगा, I1 निकलेगा। इस 4 ओम से कितना गया है, I2 गया है, तो इस 4 ओम से कितना निकलेगा, फिर ये I1 और I2 कंबाइन करके कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, क्योंकि I जाकर के डिवाइड होता है किसमें, I1 और I2 में। तो जब I चाहिए तुमको तो I1 I2 ही आना चाहिए, तो इधर से I1 गया, इधर से I2 गया, तो इधर से सिंप्लीफाई कर सकते हो कि इधर कितना करंट जा रहा होगा, I1 माइनस I2, फिर ये आया इधर से कंबाइन करके I1 हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितने चाहिए तुमको लूप लॉ से, 2 चाहिए, क्योंकि एक तो तुम कहां से निकालोगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 से, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। 3 अननोन है, तुमको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए, लेकिन एक इक्वेशन तो पहले लॉ से आ जाता है, दूसरा तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा, लूप से। अब 2 ही इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, 2 लूप लोगे, 2 इक्वेशन यूज करोगे, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर किरचॉफ का सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज का आर है, बैलेंस नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन होगा जिसके चलते वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्वेशन घट जाएगा, और नंबर ऑफ इक्वेशन घट गया फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी 2 लूप लोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक ऐसा लूप लेंगे जिसमें बैटरी हो, और एक ऐसा लूप कोई ले लो जिसमें बैटरी नहीं हो। लास्ट क्लास में बहुत कम लोग थे, किरचॉफ से नहीं पता होगा बहुतों को, पता है किरचॉफ लॉ, हम्म, क्लास मिस करते हो, कम से कम वीडियो तो देख लिया करो, क्योंकि अब ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि अब बैकलॉग जाएगा तो फिर रिकवर नहीं कर पाओगे, फिर अगले साल ही नीट देना पड़ेगा। अब क्लासेस मिस कर रहे हो तो फिर उसका सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनेशन पे, तो अगर दोबारा 1 साल का बैकअप है तो आराम से बंक मार के मस्ती कर सकते हो। चलो देखो, एक ये लूप ले रहे हैं और एक दूसरा लूप इधर से ले रहे हैं, ठीक है, ये 2 लूप लेंगे, काम चल जाएगा। तो अगर इस पहले लूप में घूमोगे ए बी डी ए, फॉर लूप ए बी डी ए, चलो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो रेसिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है उसको पॉजिटिव लेते हो और नेगेटिव लेते हो, करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हो, तो पॉजिटिव लोगे तो क्या हो जाएगा 2I1 होगा इसके लिए। आप किसके पास चलेंगे, 5 के पास, तो इधर भी करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हो, करंट के डायरेक्शन में अगर चलोगे तो प्लस 5I1 माइनस I2, और उसके बाद करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, माइनस 4I2, ये कितना होना चाहिए, 0 के बराबर, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। तीसरा कहां से, यहां से लिखेंगे। अब तीसरा जो है, मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, मान लो ये E है और यहाँ पे F, तो जो लूप है EFADCE में, फॉर लूप EFADCE में, तो अगर यहां से चलना शुरू करोगे, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव, तो क्या लिखोगे, -20, जो टर्मिनल मिलता है बैटरी का वो लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहां से चलना शुरू करोगे, क्या मिलेगा,
4 ओम मिलेगा। करंट का डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में? डायरेक्शन में। तो अगर डायरेक्शन में चल रहे हो तो इसको लिखोगे +4 I2। अब इधर क्या चल रहे हो, करंट के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? डायरेक्शन में। तो +2I1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये तीसरा इक्वेशन। छोटे छोटे 3 इक्वेशन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो दूसरा इक्वेशन है ना, यहाँ से I1 I2 का रिलेशन आएगा। यहाँ से क्या आएगा? I1 I2 का रिलेशन आएगा। इसमें से उठा करके I1 या I2 को रिप्लेस कर दो, वैल्यू आ जाएगा I1 या I2 का। और जैसे ही I1 I2 पता चलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हो रहा है इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 मिनट से ये ज्यादा टाइम नहीं लेता। 2 मिनट में आराम से कर सकते हो इसको सॉल्व, स्टार्टिंग से 2 मिनट। इसको यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2I1 +5I1 -5I2 -4I2 0 के बराबर है। तो 7I1 बराबर होगा किसके? 9I2 के। इसको उठा करके इसमें क्या ही पुट कर दो। सो -20 +4 7/9 I1 +2I1 0। तो यहाँ से I1 इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। I1 आया, फिर I2 आ जाएगा इजिली। ठीक है। और अगर I1 I2 पता चल गया तो V जो भी दिया था, किसके किसके में बीच में था? CB के बीच में। VBC जो होगा वो क्या होगा? I1 -I2 इंटू रेसिस्टेंस। क्योंकि उधर से जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसमें रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, V = IR से क्या आ जाएगा? क्या हो, परेशान हो? इसको सॉल्व करते ही क्या मिलेगा? I1 मिलेगा। ठीक है, I1 जैसे आएगा यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? I2 मिल जाएगा। और यहाँ पे I1 - I2 इंटू रेसिस्टेंस अक्रॉस BC यूज करोगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा। तो बहुत कम बार ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि इस तरीके का सवाल पूछ देगा व्हीटस्टोन ब्रिज से। ज्यादातर जो सवाल रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का वो कैसा रहेगा? बैलेंस्ड रहेगा। बैलेंस्ड रहेगा, उसमें आर इक्विवेलेंट पूछेगा या पोटेंशियल पूछ रहा होगा किसी के क्रॉस, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना, उसका एक एप्लीकेशन होता है। उसका एप्लीकेशन होता है मीटर ब्रिज। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा मीटर ब्रिज। क्या काम होता है मीटर ब्रिज का? अननोन रेसिस्टेंस पता करना। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है, बहुत ही सिंपल डिवाइस है जिससे हम कोई भी अननोन रेसिस्टेंस पता करते हैं। ठीक है, तो लिखना इट इज डिवाइस, it is a device which is used to find which is used to find which is used to find value of which is used to find value of unknown resistance its working is based on full stop देके full stop its working is based on balanced Wheatstone bridge balanced Wheatstone bridge. It consists of it consists of a wire
it consists of a wire having constant linear resistance, lambda. देखो होता क्या, एक प्लेट होता, प्लेट पे कुछ इस तरीके का डायग्राम बना रहता है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा होता और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा होता। इन दोनों रेसिस्टेंस में से एक जो रेसिस्टेंस है वो अननोन होता, एक का वैल्यू क्या होगा हमें पता नहीं होगा, एक का वैल्यू नहीं पता है, मान लो ये R है और ये X है, ठीक है। इन दोनों में से एक का वैल्यू पता होगा, एक का वैल्यू नहीं पता होगा। और यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लगा होता है इसके बीच में, ठीक है। इतना सा सेटअप होता है और इधर बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये जो दूसरा पोर्शन है इधर क्या कनेक्ट करके रखोगे, बैटरी कनेक्ट करके रखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, 12th क्लास में करवाया होगा, ठीक है। अब देखो हमारा काम क्या होता है ना कि ये जो पॉइंट है A एंड B, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, एक वायर लगा हुआ है और इस वायर का जो रेसिस्टेंस है कांस्टेंट है। लीनियर रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। लीनियर रेसिस्टेंस कहने का क्या मतलब है, अगर उसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लीनियर रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। जनरली जो इसका लेंथ होता है 1 मीटर के आसपास होता है। यहाँ पे एक स्केल लगा रहेगा, स्केल पे रीडिंग ले सकते हो आराम से। और जो लेंथ होता है वो जनरली कितने के आसपास होता है, 1 मीटर के आसपास। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रहता है और गैल्वेनोमीटर का एक एंड क्या होता है, फ्री होता है। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, एक एंड फ्री होगा। ठीक है। अब देखो इसमें करते क्या है, इसको ऑन करते हैं। जो भी स्विच इधर अगर होगा स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद ना इस जॉकी को यहां से टच करते हैं। क्या करेंगे, इस जॉकी को, ये जेब मतलब जॉकी होता है, जॉकी को क्या करेंगे, इस वायर से टच करेंगे, ठीक है। और टच करके ना इसको इस पे मूव करवाते हैं, ठीक है। मूव करवाते टाइम एक ऐसा इंस्टेंट आता है जहां पे इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है। आ रही बात समझ में। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट सेंस करता है, मेजर नहीं करता है, क्या करता है, सेंस करता है। सेंस करने का मतलब ये बताता है कि इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर जब इस जॉकी को लेकर के इस वायर पे घुमाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे इसकी रीडिंग 0 हो जाती है, ठीक है। मतलब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक। अब समझना क्या हो रहा होगा, जैसे इससे रीडिंग 0 होना है तो ये पॉइंट है मान लो C, और कहीं पे रीडिंग 0 हुआ, जो पॉइंट है क्या D। अब इधर से करंट फ्लो होने नहीं हो रहा है, इधर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, C और D का जो पोटेंशियल है वो सेम है। इधर से करंट कब फ्लो नहीं होगा, जब C और D का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो C और D का पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि एक वायर है तो यहाँ का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। तो ये रेजिस्टेंस फिर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के कंडीशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्योंकि अगर C और D का पोटेंशियल BC इक्वल्स टू क्या हो गया, VD हो गया, इसका मतलब पक्का इधर जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो और इधर जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो देखो जहां जॉकी टच करता है ना वहां की रीडिंग ले लेते हैं। मान लो ये लेंथ कितना है, L1 है, ये जो लेंथ है वो कितना है, L1 है। इधर का भी लेंथ मान सकते हो, वैसे वो 1 मीटर होता है तो L1 पता चल जाता है, दूसरा घटा लेते हैं, ये L2 है, ठीक है ना। तो जैसे ही नल पॉइंट मिलेगा रीडिंग ले लेंगे और ये लेंथ मेजर कर लेंगे। जैसे ये लेंथ पता चला, यहां से रेजिस्टेंस कितना होगा वो पता चल जाएगा। कैसे पता करोगे, लेमडा इंटू लेंथ, और इधर का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कैसा, अगेन लेमडा इंटू लेंथ।
तो यहाँ जो रेशियो बन रहा था R1/R2 का, वो बराबर किसके होगा, R3/R4 के। लेकिन यहाँ पे जो R1 है उसकी जगह पे क्या है, R, R2 की जगह पे क्या है, लेमडा इंटू L1। ये R1 ले रहे हैं, ये R2 ले रहे हैं, ये R3 और ये R4, बराबर x डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू L2। अब देखो लेमडा लेमडा ना कैंसिल आउट हो जाता है, उसकी जरूरत भी नहीं है। लेमडा लेमडा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे, अननोन क्या था, x था, x अननोन है, सिंप्लीफाई करना है तो यहां से आएगा L2/L1 इंटू R। R की वैल्यू नोन होनी चाहिए, R की वैल्यू पता रहेगी तभी तुम x कैलकुलेट कर पाओगे। सिंपल सा डिवाइस है, ज्यादा कुछ करना होता नहीं है इसमें। चलो प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड सवाल है नहीं, बाकी देख लेना मॉड्यूल में इससे रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ सवाल कर सकते हो इसलिए। ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेंथ दिया रहेगा और नॉन रेजिस्टेंस दिया रहेगा, अननोन निकालना होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, देखो पोटेंशियोमीटर का तीन काम होता है लिखना। इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू, which is used to, which is used to, ए में लिखना, find potential difference between 2 points। पहला काम क्या है, किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हो। दूसरा काम होता है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। इससे दो ईएमएफ है अगर, उसका ईएमएफ क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। दो सेल है, उसका ईएमएफ कंपेयर कर सकते हो, पता नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। कंपेयर करना और डायरेक्ट फाइंड करने में क्या डिफरेंस है, कंपेयर जब करते हैं तो हमें वैल्यू पता नहीं चलती, हमें बस रेशियो पता चलता है। और थर्ड है टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, ये तीन काम कर सकते हैं। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो, या फिर अगर कोई तुम्हारे पास सेल है तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है।
कंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना, इधर भी एक वायर होता है, लार्ज वायर ए और बी, ठीक है। इस वायर के दूसरी तरफ अगेन एक बैटरी लगा होता है, जिसका पोटेंशियल तुम वेरी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा करके रखते हैं। ये भी एक प्लेट होगा बड़ा सा, उस पे ऐसा सेटअप बना होगा। इतना हमेशा पहले से कनेक्टेड होता है, ये पोटेंशियोमीटर है। बाकी जो भी मेजर करना होता है ना, या जो भी हमें कंपेयर करना होता है, वो दूसरे साइड लगता है, ठीक है। ए और बी का, ए बी का जो दूसरा साइड है, इधर अटैच करके पता करेंगे। और समझ में इसमें होता है क्या, जल्दी ड्रॉ करो। देखो, पिछले वाले केस जब मीटर ब्रिज पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे क्या था, रेजिस्टेंस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि लेमडा की वैल्यू रखते, तो अगर R1 निकालना होता तो हम क्या कर रहे थे, लेमडा इंटू L1। लेमडा कांस्टेंट था, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेम कंडीशन यहाँ भी यूज होगा, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस की जगह हम वोल्टेज यूज करते हैं या ईएमएफ यूज करते हैं। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है ना, कि जैसे ये पॉइंट है, मान लो ये B1 है, ये पॉइंट है B2 है, तो अगर ए B1 के बीच में देखोगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1। वैसे ही ए B2 के बीच में देखोगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2, ठीक। ये जो वायर है ना, इसमें हर एक अगर पॉइंट काट रहे हो, हर एक एलिमेंट काट रहे हो, तो वो एलिमेंट एक दूसरे से क्या होगा, सीरीज में होगा। एक जो एलिमेंट है वो क्या है, एक दूसरे से सीरीज में है, तो इधर से करंट जो फ्लो करेगा वो क्या होगा, सेम होगा, करंट सेम होगा। मतलब अगर करंट सेम है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और हमने देखा है पिछले केस में कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इनडायरेक्टली तुम क्या लिख सकते हो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, सो V जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब V1, V2 या V3 कोई और पॉइंट लेंगे, V4 कोई और पॉइंट लेंगे, तो डिपेंड किस पे करेगा, लेंथ पे, कि कितने डिस्टेंस पे तुमने जाकर के उसको कट करा है। आ रही बात समझ में। तो ये जो पूरा वर्किंग होता है ना पोटेंशियोमीटर का, वो किस पे डिपेंड करता है, इस कंडीशन पे, कि जो भी ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना दूर लेंथ काटोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो अब इसको यूज में कैसे लाते हैं ये समझते हैं। ये तो इसका वर्किंग हो गया कि वर्क कैसे करता है। अब इस वर्किंग को हम यूज में कैसे लाते हैं वो समझेंगे। अब पहला काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट पता करना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इधर का जो बैटरी लगा होगा उसका ईएमएफ हमें पता होगा, इधर जो बैटरी लगा होगा उसका ईएमएफ पता होगा, ईएमएफ पता होगा। इस वायर का अगर तुमको रेजिस्टेंस पता है तो इधर से कितना करंट दौड़ रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी सारी चीजें पता होंगी। इधर भी करना क्या होता है, पहला कंडीशन अगर कैलकुलेट करना है तो, ठीक है। पहला कंडीशन मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखो एक कोई सर्किट है, अलग से एक कोई सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस है, इधर ये अलग सर्किट है, इधर कुछ बैटरी लगा हुआ है, ये R1 है, R2 है। अभी ये ड्रॉ नहीं करना, बस समझा रहे हैं। देखो क्या करेंगे, जैसे ये एक तुम्हारा अलग से सर्किट है, इसको पोटेंशियोमीटर यूज करके हमें बताना है कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हो रहा है। क्या काम है, इस पोटेंशियोमीटर को यूज करके हमें क्या बताना है, R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो कितने का हो रहा है। तो करते क्या है ना, कि इसका एक पॉइंट ए से कनेक्ट कर देते हैं। ए जो था क्या करते हैं, ए से कनेक्ट, ड्रॉ नहीं करना है, ए को इधर से कनेक्ट कर दिए, दूसरा एंड फ्री रखते हैं, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा करके एक जॉकी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर लगा के जॉकी कनेक्ट करेंगे, अगेन इस जॉकी को इस पे मूव करेंगे, ठीक है ना। तो जब मूव करते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, नल पॉइंट मिलेगा। जैसे जैसे इसको मूव करोगे तो क्या होगा, नल पॉइंट मिलेगा। अब नल पॉइंट मिलने का मतलब है ना कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा,
सेम होगा। नल पॉइंट कहने का मतलब इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इधर से क्या हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। देखो अब ए को ए से कनेक्ट कर दिए तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ वायर है ना बस, तो ए को ए से कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल क्या हो गया, ये भी हो गया और ये भी ए हो गया, ठीक है। अब जब तक जॉकी मूव करोगे इधर से करंट होगा तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा। जब इसमें से जब तुमने यहाँ पे रखा, मान लो इधर से कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल अलग अलग होगा। आ रही है बात समझ में? जैसे तुमने यहाँ पे लगा दिया तो इधर से करंट अगर फ्लो हो रहा है इधर की तरफ, तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे तुमने करंट देखा कितना है, यहाँ पे 0 है। करंट 0 कहने का क्या मतलब हुआ कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो जहां ये पोटेंशियल सेम होता है, मान लो ये पॉइंट बी डैश है और ये पॉइंट बी डैश है, यानी ये पोटेंशियल यहाँ की वैल्यू और यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो दोनों सेम होगा। आ रही बात समझ में? तो हम इसको मेजर कर रहे हैं किसके हेल्प से, इस लेंथ के हेल्प से, क्योंकि ये लेंथ अगेन यहाँ पे एक स्केल लगा रहता है, वो लेंथ तुम इजिली मेजर कर सकते हो। और सीधे ये जो रिलेशन है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, या वो जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, उसको यूज करके तुम पता कर सकते हो कि AB के क्रॉस में ड्रॉप कितने का हुआ। आ रही है बात समझ में? बोलो किसी को दिक्कत? तो ये पहला काम क्या था, दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता करना, ठीक है। और ये जो डिवाइस है ना पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियल ड्रॉप एग्जैक्टली बताता है। एग्जैक्टली कहने का मतलब इसमें कोई एरर नहीं होता। एक और डिवाइस है हमारे पास वोल्टमीटर, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं, लेकिन वो जो डिवाइस है ना उसमें एरर आता है, थोड़ा सा एरर होगा क्योंकि वो सर्किट का पार्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर रहा है, ये पोटेंशियोमीटर इसका पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो जब मेजर कर रहे हो, ये इसका पार्ट नहीं है, तो ये कोई एरर नहीं लाएगा, इस सर्किट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। इसलिए जो रीडिंग आता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट रीडिंग आता है। ये एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। क्लियर है? समझ में आ गया वर्किंग कैसे करते हैं? जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, अगेन जॉकी है, जॉकी को मूव करेंगे, लेंथ पता चलेगा, लेंथ से इधर कंपेयर कर लेंगे, तो E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2 यूज करेंगे, पता हो जाएगा। ठीक है, दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या होता है, ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। पहले ए में लिख देना, हम पता क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द पोटेंशियल, पहला वाला कंडीशन पता कर रहे हैं। टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। वो पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा रहे हैं कि जॉकी को इधर उधर मूव करते हैं, जहां नल पॉइंट मिलता है उसका लेंथ मेजर करते हैं, वो दिमाग में रख लो कि ऐसा होता है। क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट तो करना है नहीं तुम्हें कि प्रोसीजर रट के रखोगे। जो भी पोटेंशियोमीटर देगा उसका एक कैरेक्टरिस्टिक दे के रखेगा। जो भी पोटेंशियोमीटर है वो तुम्हारे पास उसका एक कैरेक्टरिस्टिक दे के रखेगा। जैसे पिछले वाले केस में हमें लेमडा पता था, जो भी डिवाइस था तुम्हारा कौन सा मीटर भी, उसके लिए लेमडा पता था। लेमडा था क्या? लेमडा था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वहां पे रेजिस्टेंस निकालना था इसलिए लेमडा दिया था। यहाँ पे क्या पता रहेगा? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। क्या पता रहेगा? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पता रहेगा। या तो डायरेक्टली दे देगा कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इतना है, या तो इस बैटरी का वैल्यू दे देगा
और इधर लेंथ दे देगा, तो वो भी वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। और जैसे ही तुमको वो पता चल जाएगा, मतलब ई बाई एल पता चलेगा, तो ई बाई एल में जो ऑब्टेन्ड लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है वो पता चलेगा। ठीक है, सवाल अगेन देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या करना। अब दूसरा इसका यूज क्या होता है, टू कंपेयर पोटेंशियल, सॉरी टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल के ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, दो सेल है तो उसका ईएमएफ पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। चलो अगेन इधर वाला पोर्शन चेंज होगा नहीं, जो भी चेंज होगा, जो हमें मेजर करना होता है या जो फाइंड पता करना होता है वही चेंज होता है। ठीक है, अगेन क्या करते हैं, जो भी मेजर करना है उसको ला करके ए पे फिक्स कर देते हैं। जो भी मेजर या जो भी ऑब्टेन करना होता है एक इंड क्या करते हैं, ए से फिक्स कर देते हैं। ईएमएफ मेजर करना हमें या कंपेयर करना ईएमएफ, तो इसका कुछ ईएमएफ लिखेंगे E1, कुछ तो ईएमएफ होगा ना E1, और इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। क्या, मान लो ये इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, ये अभी पता नहीं करना, हमें कंपेयर करना। फिर जो दूसरा एंड होगा फ्री एंड, उस पर क्या कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का एक जो एंड होगा वो फ्री होगा। फ्री क्यों रखते हैं, ताकि इसको मूव करा सके। ठीक है, अब देखो ये एंड ए से कनेक्टेड है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, सेम होगा। ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, अब देखो अगेन हमारा काम क्या होगा, इस जॉकी को मूव कराना। मूव कराओगे, जहां पे भी रीडिंग जीरो आ गया, करंट क्या हो गया, जीरो। करंट जीरो कहने का मतलब है ना, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीके से ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। जब इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर। मतलब इसके अक्रॉस जो भी ड्रॉप आएगा वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा। तो अगेन हमारा काम क्या होगा, रीडिंग लेना। ये जो लेंथ आया नल पॉइंट पे, जो लेंथ आया L1, वो पता कर लेंगे। तो हमें पता है कि जो E1 होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ये एक बैटरी का काम खत्म हो गया, ये हमें पता चल गया, एक रिलेशन। ठीक है ना, वही काम होता है हमारा, नल पॉइंट पता करना। नल पॉइंट ऐसे मूव करोगे, यहाँ पे बड़ा सा स्केल लगा रहेगा, स्केल पे रीडिंग ले लेंगे कि कितने लेंथ पे हमें नल पॉइंट मिला है। क्योंकि नल पॉइंट जैसे ही मिलेगा, इसका मतलब ये इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो यह जो ईएमएफ है ना, वही टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होगा। क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं होगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, और इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ पे जितना आएगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा। काम खत्म। अब दूसरी बैटरी को लाएंगे, दूसरी बैटरी को ला करके यहाँ रख देंगे E2, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R2। अगेन इसको मूव करना शुरू करेंगे। मूव करोगे तो एक दूसरा लेंथ मिलेगा L2, जिसके लिए इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वहां से क्या पता चलेगा, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूसरा इक्वेशन। और अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो E1 बाई E2 बराबर किसके होगा, L1 बाई L2। L1 L2 डायरेक्टली हम एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, क्योंकि L1 स्केल दिया रहेगा, मेजर कर दोगे, L2 स्केल दिया रहेगा, मेजर कर लोगे। अगर सवाल दिया हुआ है वो सवाल में लिख के दे देगा कि कितने पॉइंट पे नल पॉइंट आ रहा है। क्लियर है। और इसमें क्या होता है ना, दोनों बैटरी को हम बारी बारी से कनेक्ट करते हैं। दोनों जो बैटरी होता है वो क्या करते हैं, पहले E1 को कनेक्ट करे थे, फिर बाद में क्या करे, E2 को कनेक्ट करे, और अलग अलग लेंथ का रीडिंग लिए हैं। बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। सवाल भी जो इधर से आते हैं इजी आते हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि लेंथ का रिलेशन कैसे पता करना। अब थर्ड वाला कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या था, हो गया है ना, हटा दें। हेडिंग लिख लो, थर्ड हेडिंग क्या था, ऐसे लिख लो, बगल वाले से लिख लो 2 मीटर, थोड़ा फास्ट लिखेगा।
लिखे हो, लिख लिया हो? अरे थर्ड हेडिंग क्या था? पलट तो यार पीछे, कॉपी पलट। टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। अगर एक सेल है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हमें पता करना। इधर वाला सेटअप अगेन चेंज नहीं होता, उधर जो होगा सेम टू सेम रहेगा। बैटरी है, ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है, ये ही में पता करना। अब इसके सर्किट में क्या होता है ना, हमें एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ऐड करना होता है जिसकी वैल्यू तुम्हें पता रहेगी। क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस ऐड कर देंगे इस बैटरी के पैरेलल में। इस बैटरी के पैरेलल में क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ऐड करेंगे जिसका वैल्यू तुम्हें क्या होगा, पता होगा। इसका वैल्यू पता होगा, और ये एक स्विच है, इस स्विच को ऑफ ऑन कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारा कंडीशन वही है। ये बैटरी था, इधर वाला तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा, और ए पॉइंट हमेशा हम क्या कर रहे हैं, फिक्स करके रह रहे हैं। इधर जो चीजें होती है वो कांस्टेंट रहती है। ये स्विच को के नाम से रिप्रेजेंट करोगे। हो गया, करो करो आराम से करो। चलो देखो इसमें क्या करते हैं। पहले क्या करते हैं ना, इस स्विच को ओपन करके रखते हैं। ये स्विच ओपन करके रखने का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको ओपन करके रखेंगे, नल पॉइंट अचीव करोगे। इसको ओपन करके रखते हैं, नल पॉइंट अचीव करते हैं। मान लो वो लेंथ कितना हुआ, L1 आया। ठीक है, when K is open, let null point length is L1। अब ये क्यों आ रहा है तुमको अंडरस्टूड है, ठीक है ना, क्योंकि ये बैटरी है, इधर से करंट फ्लो होगा और ऐसे पॉइंट पे रुकेगा जब इधर का ईएमएफ मतलब इधर का पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, और तुमको पता है या जो ई है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L1। बस वर्किंग पता करना है कि इसमें वर्किंग होता है क्या, हर जगह किसका यूज ले रहा है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बस उसी का काम है, उससे सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है कि स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। व्हेन के इज क्लोज्ड, ए को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज का साइन ऐसा होता है डॉट। ठीक है, अब जैसे ही स्विच क्लोज करोगे, स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इस बैटरी के क्रॉस ना ईएमएफ नहीं दिखेगा, टर्मिनल पोटेंशियल दिखेगा। क्योंकि अगर इसमें करंट दौड़ रहा है तो करंट जब दौड़ेगा तो इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल मेजर करोगे तो वो ई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अब रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस करंट दौड़ने के चलते दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या दिखेगा, टर्मिनल पोटेंशियल, और वही टर्मिनल पोटेंशियल इसके अक्रॉस। अब हमारा काम क्या होता है ना, अगेन इस जॉकी को घुमाते हैं और जॉकी को घुमाने के बाद इसका रीडिंग 0 करते हैं, मतलब दोबारा हम नल पॉइंट अचीव करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो नल पॉइंट अचीव करते हैं ना, उस नल पॉइंट के टाइम में इधर से एक करंट फ्लो कर रहा होता है। करंट फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि इधर लूप जो है वो क्लोज्ड लूप है। इधर का जो लूप है वो क्या है, क्लोज लूप है। इस स्विच को क्लोज करने के चलते हैं जैसे ही इधर क्लोज लूप है तो इधर करंट दौड़ेगा। करंट दौड़ेगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, और इस टर्मिनल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एक दूसरा लेंथ मिलेगा।
नल पॉइंट जो होगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले जो नल पॉइंट आ रहा था वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा था, इस ई के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सर्किट ओपन था, इधर से ओपन था, इधर से कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा था। तो जैसे ही नल पॉइंट अचीव कर रहे थे ना, तो इधर से भी करंट जीरो हो गया और इधर से करंट जीरो हुआ, ई का वैल्यू इधर रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन जब तुमने ये स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने से क्या होगा, इधर भी करंट दौड़ना शुरू करेगा, और इधर करंट जब दौड़ रहा था ना, तब हमने नल पॉइंट इधर अचीव करा। और जब नल पॉइंट इधर अचीव कर रहे हो ना, तो एक्चुअली में अब जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वो ई नहीं होगा, क्या होगा, भी होगा। कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिखेगा तुमको, ये टर्मिनल पोटेंशियल है। और यही टर्मिनल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अब जो लेंथ आएगा वो क्या होगा, L2 होगा। मतलब जब स्विच के क्लोज करा तो जो नल पॉइंट होगा, लेट नल पॉइंट लेंथ इज L2। नल पॉइंट लेंथ क्या है, L2 है। कंफ्यूजन हो रहा है किसी को, ये V क्यों लिख रहा है, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल है, इधर से करंट कुछ ना कुछ दौड़ रहा है। मान लो करंट आई ना इधर ही दौड़ रहा है, इधर नहीं है और इधर नहीं है। अगेन ये सर्किट और ये सर्किट क्या है, अलग हो गया। करंट कहाँ दौड़ रहा है, इस लूप में दौड़ रहा है। इधर से ना कोई करंट आ रहा है और ना इधर से कोई करंट जा रहा है, क्योंकि हमने क्या करा है, नल पॉइंट अचीव करा है। तो इधर से तुम क्या लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। देखो यहाँ पे हमें E और V को कंपेयर नहीं करना है, हमें कंपेयर क्या करना, हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें क्या पता करना है, स्मॉल r की वैल्यू। तो स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो E और V को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। आ रही बात समझ में, हमें ना इस बार ईएमएफ कंपेयर नहीं करना। अगर ईएमएफ कंपेयर करना होता या वोल्टेज कंपेयर करना होता तो सीधे लिख देते E/V इज इक्वल टू L1/L2। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंटरनल रेसिस्टेंस, और या इस फॉर्मूला में कहीं इंटरनल रेसिस्टेंस दिख नहीं रहा। तो कोशिश करेंगे कि ये दोनों रिप्लेस हो जाए, और रिप्लेस होकर के क्या आ जाए, आर और कैपिटल आर आ जाए, स्मॉल आर और कैपिटल आर आ जाए, और वहां से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें क्या है पता है। तो आर को लाने के लिए, स्मॉल आर और कैपिटल आर को लाने के लिए, ये जो लूप है ना, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ। यहाँ पे लूप लॉ लगा सकते हो इजिली, आया ना, इधर लूप लॉ लिख सकते हो ना। तो लूप लॉ से अगर लिखोगे तो यहाँ पे देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर से जब चलना शुरू करोगे, ये मान लो इक्वेशन 1 है। ये क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें ई और वी को क्या करना है, रिप्लेस करना। चलो समझते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन, इसको नेम कुछ दे सकते हो, जैसे ये MNOP, इन MNOP। कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हो। अगर यहां से चलना शुरू करोगे, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, तो IR माइनस E प्लस I कैपिटल R किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। होगा। तो यहां से जो ईएमएफ होगा E, उसको क्या लिखोगे, I कॉमन कर लो, R प्लस स्मॉल r, ठीक है। V कहां से लाओगे, V सोचो किसके अक्रॉस का ड्रॉप है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस का। V टर्मिनल वोल्टेज था, यही टर्मिनल वोल्टेज किसके अक्रॉस मिल रहा है, रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो लिख सकते हो एंड V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। समझ में आ रहा हो तभी लिखना। देखो ये कहां से है, किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ्स जब इसमें घूमे गोल गोल तो हमें ये इक्वेशन मिला। मान लो ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
ये इक्वेशन नंबर 1 जहां पे हमें ई रिप्लेस करना है, ई रिप्लेस कर सकते हो आई और आर के फॉर्म में। अब हमें वी चाहिए, वी एक्चुअली में है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल है, और यही जो टर्मिनल पोटेंशियल है इस कैपिटल आर का ड्रॉप है, ठीक है ना। ये टर्मिनल पोटेंशियल वी इस आर के अक्रॉस का ड्रॉप है, और इस आर से करंट हमने कितना माना है, आई, तो वी इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो ये तुम्हारा तीसरा इक्वेशन। और अगर 1 2 3 को कंबाइन करोगे तो ई एंड भी को क्या कर सकते हो, इजिली रिप्लेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 3 से क्या बोल सकते हो, आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आई आर, दिस विल बी इक्वल टू L1 बाई L2। और ध्यान रखेंगे L1 कौन सा लेंथ था, जब स्विच ओपन था, जब स्विच ओपन था तब का लेंथ क्या है L1, जब स्विच क्लोज था तो तब का लेंथ L2। आई यही चला जाएगा, यहां लिख सकते हो 1 प्लस आर बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू L1 बाई L2। सो आर बाई आर कितना होगा, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2, 1 को इधर लेगा, ठीक है। सो यहाँ से स्मॉल आर कितना जाएगा, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू आर। और इसीलिए हमें इस आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, कैपिटल आर की वैल्यू पता रहेगी तभी तुम इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कैलकुलेट कर। जहाँ L1 और L2 पता याद रखना है क्या है, when K is open और when K is closed। L1 बड़ा होगा या L2 बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, L1 होना भी चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन से भी सोच सकते हो कि अगर L1 माइनस L2 आ रहा है तो पक्का ये वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और रेसिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई, देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई क्लोज्ड लेंथ, ठीक है ना। कंफ्यूजन इसमें हो जाता है नीचे डिवाइड किससे करें, चेंज इन लेंथ तो याद रहता है, लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, डिवाइड किससे करें, तो चेंज इन लेंथ ये है डिवाइडेड बाई लेंथ व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। अब देखो ये यहां से भी पता कर सकते हो इक्वेशन से कि L1 बड़ा होगा, लॉजिकली भी सोच सकते हो कि जब हमने क्या करा था ना R1 को, सॉरी जब स्विच को ओपन करके रखा था, ओपन करके रखा था, तो जो जो भी ड्रॉप दिख रहा था वो किसके कोरोस्पॉन्डिंग दिख रहा था, ईएमएफ के कोरोस्पॉन्डिंग दिख रहा था, मतलब जो ई था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, लेंथ था। जब आपने स्विच को क्या करा, क्लोज करा, तो जो ड्रॉप आ रहा था ना वो वी के कोरोस्पॉन्डिंग आ रहा था, और ई और वी में कौन बड़ा है, ई बड़ा है, क्योंकि ई इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, या सॉरी वी इज इक्वल टू लिखते हैं ई माइनस आई आर, कौन से कंडीशन के लिए, चार्जिंग कंडीशन के लिए। तो यहाँ चार्जिंग का ही कंडीशन है, क्योंकि सॉरी डिस्चार्जिंग कंडीशन के लिए, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन है क्योंकि बैटरी सप्लाई कर, क्या क्या क्या, अरे हाँ वही है, स्मॉलर आ रही है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, तो यहाँ से ये भी लॉजिकली सोच सकते हो कि L1 बड़ा होगा L2 छोटा होगा। तो यहाँ याद रखने का तरीका कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई स्मॉलर लेंथ, हमेशा क्या नीचे रखेंगे, स्मॉलर लेंथ, क्योंकि दो डेटा देगा ना तुमको, दो लेंथ देगा, तो दो लेंथ से तो चेंज इन लेंथ निकाल सकते हो। नीचे कंफ्यूजन क्या होता है कि लेंथ कौन सा रखे, L1 रखे या L2 रखे, तो इधर कौन सा लेंथ रखोगे, स्मॉलर वन रखोगे हमेशा। चलो तो पोटेंशियोमीटर भी खत्म हो गया, टाइम बचा, कितने बजे तक क्लास होता है, 3 बजे तक, अच्छा चलो 10 मिनट टाइम बचा है, हेडिंग लिखो, आरसी सर्किट।
आरसी सर्किट में आर का मतलब है, सी का मतलब है कैपेसिटर, ठीक है। तो इस तरीके का दो सर्किट होता है, एक चार्जिंग सर्किट होता है जिसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, और दूसरा डिस्चार्जिंग होता है जिसमें कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा, अपना एनर्जी किसी और को सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन पढ़ेंगे। हमने जो इसके पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था ना कैपेसिटर का, वो हम क्या पढ़ रहे थे कि मान लो जैसे हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करा V इज इक्वल V का, और इसका अगर कैपेसिटेंस C है तो जो चार्ज है वो कितना हो जाता था, CV के बराबर हो जाता था। लेकिन होता क्या है ना, जैसे इसको कनेक्ट कर रहे हो तो कनेक्ट करते ऐसा नहीं, कनेक्ट करते ये Q इज इक्वल टू CV हो गया। कुछ टाइम लगेगा क्योंकि पहले इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, पहले डिस्चार्ज था। तो अगर ये कनेक्ट नहीं करा तो चार्ज कितना मिलता है, 0। फिर कनेक्ट हमने करा, यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से, सॉरी उल्टा जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, इधर से। ये इलेक्ट्रॉन जा जा करके धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होगा, और वो सारे इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर के कितना बनाएंगे, क्यू बनाएंगे। तो वो जो छोटा सा टाइम है ना जिसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन जाके इकट्ठा यहाँ पे हो रहे हैं, वो यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हम पढ़ते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है चार्ज होने में, क्योंकि पहले जो हमने कैपेसिटर पढ़ा था ना उसमें हम डायरेक्टली सीधे मान ले रहे थे कि कैपेसिटर क्या है, फुल चार्ज है। मतलब चार्जिंग का जो कंडीशन था वो चार्ज करने के टाइम में क्या हो रहा था उससे हमें मतलब नहीं था, वहां पे हमें बस पोटेंशियल के रिलेशन से मतलब था, चार्ज कितना आ रहा है उससे मतलब था, एनर्जी कितनी स्टोर रही है उससे मतलब थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि जहां पे जब चार्ज पहले 0 था तब से और Q इक्वल्स टू Q हो गया, तब इसके बीच में जो इंटरनली टाइम है उसमें क्या हो रहा है। आ रही बात समझ में, तो लिखोगे नेक्स्ट हेडिंग इसी के नीचे, चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट लिखना, when a capacitor is connected, when a capacitor is connected to a battery, when a capacitor is connected to a battery, it starts to acquire, it starts to acquire some charge, it starts to acquire some charge which is known as charging of capacitor, which is known as charging of capacitor. to obtain full stop दे करके, to obtain amount of charge, to obtain amount of charge stored to obtain amount of charge stored on the capacitor at any instant of time, is calculated with help of Kirchhoff's loop law, with the help of Kirchhoff's loop law. ये सिंपल सा सर्किट है, आरसी सर्किट। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो आर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या माना हुआ है, ये जो आर है ये है ड्यू टू वायर एंड
इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। जो मैंने यहाँ पे माना हुआ है, आर जो है ये किसके किसके चलते हैं, ये जो वायर कनेक्ट करे उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जो बैटरी है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। उन दोनों को कंबाइन करके मैंने आर लिख दिया है। सवाल में कभी कभी क्या होता है ना कि बैटरी का में भी रेजिस्टेंस अलग से करके दे सकता है, इधर ई और इधर एक रेजिस्टेंस स्मॉल आर लिख देगा, तो कब परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो स्मॉल आर है वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह सर्किट देने का अलग अलग तरीका होता है, जैसे कभी इस तरीके का दे दिया कि ये आर दिया हुआ, इधर ई दिया हुआ, जो मैंने ड्रॉ करा, ठीक है। कभी कभी क्या कर देगा, ये इधर से हटा देगा, यहाँ पे एक स्मॉल आर दे देगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा सर्किट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि बस इंटरनल रेजिस्टेंस है, वायर का जो रेजिस्टेंस है हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ये भी देता है और इधर भी देता है, ठीक है। तो अब ये आर और ये जो आर दिया हुआ है ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इसको कंबाइन करके आर प्लस स्मॉल आर लिख सकते हो। तो मैंने वही यहाँ पे करा हुआ है। ये जो आर है किसके चलते हैं, वायर के भी चलते हैं और बैटरी के भी चलते हैं। अब जो प्रॉब्लम होगा उसमें देख लेना क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। चलो समझते हैं क्या हो रहा है। देखो अब t इक्वल्स टू 0 पे हमने स्विच को ऑन करा, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे क्या करा, स्विच को ऑन कर रहे हैं। तो जब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे तुमने स्विच को ऑन करा तो इधर से करंट दौड़ना शुरू होगा, ठीक है। लेकिन जब तुमने ऑन करा ना उससे पहले यहाँ पे चार्ज कितना था, 0 था। जब तुमने ऑन करा, जिस स्टैंड पे ऑन करा उसी स्टैंड पे इस पे चार्ज मेजर करा तो कितना था, 0 था। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन मतलब हमारा इनिशियल कंडीशन क्या था, इनिशियल कंडीशन है कि जब हमने एट t इक्वल्स टू 0 पे देखा तो q की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 0। इस सर्किट से जो करंट दौड़ रहा था वो कितने का था, जैसे स्विच ऑन करोगे q 0 था लेकिन करंट कुछ ना कुछ होगा, करंट होगा क्योंकि स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन करते हैं t इक्वल्स टू 0 से हमने रीडिंग स्टार्ट करा था, जैसे स्विच को ऑन करोगे ना सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इधर से करंट दौड़ना शुरू होगा। लेकिन उसी स्टैंड पे अगर चार्ज यहाँ पे मेजर करोगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अब चार्ज ग्रेजुअली बढ़ना शुरू करेगा। तो करंट की जो वैल्यू वो कितनी है, आई नॉट है, आई नॉट लिख रहे हैं इनिशियल करंट। आ रही बात समझ में। अब धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा ना, इस क्यू की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यू का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अब t इक्वल्स टू t पे जाके देखोगे एट एनी इंस्टेंट t इक्वल्स टू t, क्यू का जो वैल्यू होगा वो अब कितना होगा, कुछ वैल्यू होगा, मान लो क्यू इक्वल्स टू क्या है, स्मॉल ही लिखो, क्यू इक्वल्स टू क्यू है। जो आपने इस पे चार्ज देखा उसकी वैल्यू कितनी हो गई, क्यू। और जो करंट है इस सर्किट से उसका वैल्यू कितना है, आई है। इनिशियल कंडीशन पता है, किसी भी टाइम t पे हमने माना है कि इस पे चार्ज कितना होगा, q होगा, इसको पता करना। और इस सर्किट से करंट कितना है, आई है, ठीक है। अब देखो इस इंस्टेंट पे हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंट पे हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ्स फार्मूला यूज कर सकते हैं, किरचॉफ्स लूप यूज कर सकते हैं। जो इंस्टेंट है ना जिसमें करंट आई दौड़ रहा है इधर से, इस पे चार्ज कितना है, क्यू है। तो इस इंस्टेंट के लिए तुम किरचॉफ्स लूप लॉ लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रॉम किरचॉफ्स लूप लॉ, चलो डिवाइस कौन कौन सा है यहाँ पे, बैटरी है, रेसिस्टेंस और कैपेसिटर है। बैटरी के लिए मैंने बताया था कि बैटरी को मान लो अगर इधर से ऐसे चलना तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिलेगा, नेगेटिव, तो क्या आएगा माइनस भी। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पे चार्ज जो आएगा वो कैसा होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है। तो बैटरी के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे,
कैपेसिटर के पास। और कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप लिखते कैसे थे, जो जिस प्लेट पे पहुंचे उसका चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, Q इक्वल्स टू CV होता है ना, तो V कैसे लिखोगे, Q बाई, हाँ, तो जिस प्लेट पे पहुंचेंगे उसका चार्ज डिवाइडेड बाई उसका कैपेसिटेंस, तो प्लस Q बाई C। अब इसका काम भी खत्म हो गया। आप किसके पास पहुंचे, रेसिस्टेंस के पास, और रेसिस्टेंस के पास जब पहुंच रहे हो तो करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हो, करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो क्या लिखोगे, प्लस IR। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है। क्या V नेगेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम लूप लॉ फॉलो कर रहे हैं, यहां से मान लो चलना शुरू कर रहे हैं ABCD, जब यहां से चलना शुरू कर रहे हैं तो कौन सा टर्मिनल हमें मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लास्ट क्लास नहीं करे थे तुम, किरचॉफ्स वाला क्लास नहीं करे थे, उधर से देख लेना, साइन कन्वेंशन क्या बताए थे वो याद रखना। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें कितने अननोन है, ये जो भी इक्वेशन है इसमें कितने अननोन है, बैटरी दिया होगा तो उसका वोल्टेज भी दिया, पोटेंशियल दिया होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस दिया तो कैपेसिटर दिया तो उसका कैपेसिटेंस दे के रखेगा, रेसिस्टेंस भी तुमको पता होगा। अननोन क्या क्या है यहाँ पे, चार्ज और करंट दोनों नहीं पता है क्योंकि दोनों चेंज होगा, क्यू भी नहीं पता और ये करंट भी नहीं पता है, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन ये था, लेकिन किसी इंस्टेंट पे तुमको चेक करना है कि मान लो स्विच ऑन करके 10 सेकंड बाद है और देख रहे हैं क्या करंट है और कितना चार्ज है, तो वो दोनों वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे क्या क्या वेरी कर रहा है, क्यू भी वेरी कर रहा है और आई भी वेरी कर रहा है। तो इक्वेशन कितना है, एक, अननोन कितने हैं, 2, तो सॉल्व कर पाओगे इसको, 2 अननोन सॉल्व करने के लिए कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, दूसरा इक्वेशन आता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट एंड I इक्वल्स टू dq बाई dt। I क्या होगा, जो इधर से चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, dq कितने टाइम में, dt टाइम में। आ रही बात समझ में। करंट का डिफिनीशन होता है ना, करंट का डिफिनीशन क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे टाइम टी पे हम चेक कर रहे हैं, तो ये जो टाइम टी है ना, ये एक इंस्टेंट है, छोटा सा इंस्टेंट, इसलिए करंट कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। और इंस्टेंटेनियस करंट कितना होता है, क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी लिख रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन, और इस दोनों इक्वेशन से लिख सकते हो, सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखोगे, माइनस वी प्लस क्यू बाई सी प्लस आर डी क्यू बाई डी टी 0 के बराबर। अब इक्वेशन कितना है, एक है, उसमें अननोन कितना है, एक ही है, Q और DQ अननोन है, जो कि सेम क्वांटिटी है। इसको सिंप्लीफाई करोगे चार्ज पता चल जाएगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुमको DQ को रिप्लेस करना पड़ेगा। और DQ रिप्लेस कैसे होगा, DQ कैसे रिप्लेस करोगे, इंटीग्रेशन से। DQ कैसे रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेट करके, ठीक है ना। ये जो भी इक्वेशन है इसमें से हमें DQ हटाना है, क्योंकि DQ किसके कितने टाइम का चार्ज है, छोटे से टाइम का, DT टाइम का। लेकिन हमें DT टाइम का नहीं चाहिए, हमें कौन सा टाइम का चाहिए, T टाइम का चाहिए। टोटल टाइम T जो हो रहा है उसमें चार्ज कितना रहा है वो पता करना है। तो ये जो DQ है ना, ये किसके कोरोस्पॉन्डिंग है, DT के कोरोस्पॉन्डिंग। तो इसको अरेंज करके इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, आ रहा है समझ में, क्यों करने का जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि हमें कब चाहिए, T टाइम पे। ये कब का बता रहा है, स्मॉल चेंज पे बता रहा है। हमें स्मॉल चेंज का नहीं चाहिए, लार्ज चेंज चाहिए, 0 से लेकर के T तक। तो सिंप्लीफाई करोगे क्या दिखेगा, जो भी Q वाला टर्म है उसको एक साथ रखो, बाकी सबको। तो देखो यहां से क्या लिख सकते हो, Q बाई सी प्लस आर डी क्यू बाई डी टी, या एक काम करो इसको इधर ले जा करके लिखो, इधर लिखो कितना होगा, Q माइनस सी वी डिवाइडेड बाई सी लिख सकते हो। इसको इस साइड ले गए, सिंप्लीफाई कर दिया, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, डी क्यू बाई क्यू माइनस सी वी बराबर
अच्छा सॉरी, हाँ ये उल्टा कर, CV माइनस क्यू, सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, हमने लिखा क्या है, डी क्यू लिख दिया, डी क्यू को छोड़े हैं, फिर क्यू वाले जो टर्म है इधर ला रहे हैं क्योंकि क्यू के साथ इंटीग्रेशन करना है। और क्या बचेगा, 1/RC इंटू डी टी, ऐसे कर सकते हो। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो डी क्यू भी चला जाएगा और डी टी भी चला जाएगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट्स मैंने शुरुआत में ही बता दिए थे, कोई भी इधर लिखा हुआ कि इनिशियली क्या था। चलो तो अगर इंटीग्रेट करोगे डी क्यू बाई सी वी माइनस क्यू बराबर किसके होगा, 1/RC कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हो, डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो जब टाइम जीरो था तो चार्ज कितना था, जीरो। जब टी की वैल्यू जीरो थी चार्ज कितने थे, उधर लिखा हुआ है। जब टाइम टी था तो हमने चार्ज कितना माना था, क्यू, और यही कैलकुलेट करना। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा, ये नीचे है ना, ये नीचे पूरा वाला टर्म लॉग में चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जो भी वैल्यू पुट कर दो तो इधर आएगा ln CV डिवाइडेड बाई, सॉरी CV माइनस क्यू डिवाइडेड बाई CV बराबर -1/RC इंटू टी। एंटी लॉग लो, एंटी लॉग लेना आता है, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ, क्यू के साथ, क्यू के साथ माइनस लगा हुआ ना। देखो जैसे अगर ऐसे होता 1/-x तो इसको इंटीग्रेट करते तो क्या होता, और अगर यहाँ 5 होता तो 5-x, इसलिए CV तो कांस्टेंट है ना, C की वैल्यू कांस्टेंट है और V की वैल्यू कांस्टेंट है। अब एंटी लॉग लोगे 1-q/CV बराबर किसके होगा, e⁻⁻t/RC, ठीक है। इसको इधर सिंप्लीफाई करोगे, q/CV बराबर होगा 1-e⁻⁻t/RC, या फिर q इक्वल्स टू CV 1-e⁻⁻t/RC। और C इंटू भी, C इंटू भी क्या होता है, C इंटू भी है मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर पे जब हम पहले कैलकुलेट करते थे ना तो क्या लिखते थे, Q इक्वल्स टू डायरेक्टली CV लिख देते थे। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो कितना स्टोर करेगा, इतना स्टोर करके रखेगा। इधर से देख लो, वेयर, ऐसे लिख सकते हो या फिर नीचे लिख दो, Q इक्वल्स टू Q0 1-e⁻⁻t/RC, वेयर Q0 इज इक्वल टू CV, जो कि मैक्सिमम चार्ज है।
और मैक्सिमम चार्ज स्टोर होने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम चार्ज स्टोर होने में कितना टाइम लगेगा? किसी भी कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर होने में कितना टाइम लगेगा? अरे अब इक्वेशन ही तुमको डायरेक्ट पता है, यहाँ से पता कर सकते हो ना। कैपेसिटर पे चार्ज अगर मैक्सिमम है इसका मतलब सीवी के बराबर है, तो सीवी सीवी कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है, अब ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है? सॉरी 1 के बराबर, 1 के बराबर है। मैक्सिमम चार्ज स्टोर होने में ना टी जो होगा वो कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। मैक्सिमम चार्ज स्टोर होने के लिए टाइम कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। अब इस इनफाइनाइट का क्या मतलब है? 10 साल, 20 साल, 30 साल। इनफाइनाइट मतलब कितना? स्विच ऑन करके रख दो, वो किसी जमाने में क्या होगा? फुल चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही है ना? नहीं, वो जो इनफाइनाइट कहने का मतलब है ना, ये इनफाइनाइट रिलेटिव टर्म होता है। इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है? रिलेटिव टर्म होता है। देखो इनफाइनाइट कहने का मतलब है ना कि ये जो नंबर आ रहा है ई टू ई का पावर, ई का जो पावर आ रहा है वो अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि एक्चुअली में जो ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 बाई ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक, तो 1 माइनस 0 करोगे, 1 माइनस 0 करोगे तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट हो जाएगा। तो इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होने का मतलब है ना कि ये जो नीचे टर्म है ये कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट होने के लिए ई टू दी पावर इनफाइनाइट किसके बराबर होता है? इनफाइनाइट के बराबर। मतलब ये जो पावर है ना ये कितने के बराबर होना चाहिए? इनफाइनाइट के बराबर। अब टी बाई आर सी को इनफाइनाइट करने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा होने के लिए ना अब चाहिए क्या? 10 मिनट भी जो होता है ना कैपेसिटर के लिए इनफाइनाइट होता है। किसी भी कैपेसिटर के लिए 10 मिनट भी क्या है? 10 मिनट तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 1 या 10 सेकेंड भी इनफाइनाइट टाइम है। किसी भी कैपेसिटर के लिए 10 सेकेंड भी क्या है? इनफाइनाइट टाइम है। क्योंकि इनफाइनाइट हम यहां से कंपेयर करते हैं। आरसी का जो वैल्यू होता है वो माइक्रोन में होता है, माइक्रो सेकेंड। आरसी का वैल्यू किसमें होगा? माइक्रो। तो अगर ये तुम टी इक्वल्स टू 10 मिनट भी ले लिए ना, डिवाइडेड बाई 10 माइक्रो सेकेंड, कितना होगा? बहुत बड़ा होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि जो टर्म है ना यहाँ पे सीधे ई टू दी पावर माइनस टी नहीं है, यहाँ पे क्या है? टी डिवाइडेड बाई आरसी है। तो इस आरसी पे डिपेंड करेगा कि इस टाइम की वैल्यू कितनी होगी फुल चार्ज होने के लिए। और सी के बारे में तो मैंने बताया, सी का वैल्यू किसमें होता है? माइक्रोफेराड में होता है। तो अगर ये माइक्रोफेराड में है, रेजिस्टेंस कितना भी बड़ा करोगे तो ये ज्यादा होगा, मिली में चेंज होगा। ठीक है, अगर 1000 रेजिस्टेंस अगर लगा भी दिए ना तो ये मिली में चेंज होगा। तो मिली सेकेंड ऊपर टाइम अगर तुम 1 सेकेंड भी कर दिए तो वो ई टू द पावर कितना हो जाएगा? -1000, जो कि इंफिनिटी के बराबर। बहुत बड़ा वैल्यू है। आ रही बात समझ में? इसलिए जरूरी नहीं है कि टी इनफाइनाइट कहने का मतलब है टी क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। हमेशा टी को जब लिखते हैं या इनफाइनाइट टर्म लिखते हैं तो हमेशा किसी ना किसी चीज से कंपेयर करके लिखते हैं। चलो इससे बाकी जो रिलेटेड टर्म है या जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।